गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी हेरो हब। एंड आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। तो चैप्टर 4 से अब ये क्या हो गया, चैप्टर 3 ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से ये हो गया न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। एंड कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई तब कोल्ड वॉर खत्म हुआ। एंड उसके साथ क्या हुआ, वर्ल्ड जो है यूनिपोलर बन गया। मींस वर्ल्ड में हमें बस एक ही पावर दिख रही थी, दैट इज यूएस। अब क्या हुआ, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यूरोपियन कंट्रीज आए एंड उसके साथ साथ काफी डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज जो है राइज हुए। तो उससे क्या हुआ, वो जो सारे कंट्रीज थे जिनकी कॉमन बैकग्राउंड थी, कॉमन हिस्ट्री थी, इन्होंने एक यूनियन बनाया जिससे हमने देखा कि ईयू बना, यूरोपियन यूनियन है, आसियान है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, सार्क है साउथ एशियन नेशन का, उसके साथ आपने ब्रिक्स देखा, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनका जो यूनियन है हमने देखा। एंड जो हम कह सकते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ये वर्ल्ड जो है जा रहा है, क्योंकि यूएस के ऑल्टरनेटिव में यूएस के सामने इनके काफ़ी कंपिटिटर्स जो है राइज हो रहे हैं, जो हम देख सकते हैं कि आगे जाके शायद ये भी एक पावर बने। तो हमने बस वहाँ पे यूनियन देखा था। अब आपके जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रही हूँ। एंड उसमें 4 नेशंस के बारे में भी आपको पढ़ना है, रशिया, इंडिया, इजराइल एंड चाइना के बारे में। उसमें से चाइना जो है आपके बुक में ही है, जो आपका पहले जो टॉपिक था उसके अंदर ही है, चाइना वाला पूरा पोर्शन आपके वहाँ पे है। साथ में हम इंडिया, इजराइल, रशिया का पढ़ेंगे जो कि न्यूली ऐड हुए हैं। तो इससे रिलेटेड मटेरियल्स जो है सीबीएसई में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ में कुछ इंटरनेट के कुछ रिसोर्सेज को भी आप गैदर करके इस टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा साथ में आपको बताती जाऊँगी, आप उनको भी देख सकते हैं। तो अपने सामने एक बुक रख लीजिए, एक नोटबुक रख लीजिए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो उसको नोट करते रहना, ताकि ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्टिंग विथ चाइना। चाइना आज के दिन में हम कह सकते हैं एक वर्ल्ड की एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी नंबर 1 पे है। एंड ये एक डेवलप्ड कंट्री है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड ये 2020 में जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है इनके लिए हो रहा है ना। तो अगर हम चाइना की देखें तो इनकी एक इकोनॉमिक स्टोरी है, मीन्स इनका इकोनॉमी कैसा था, फिर इन्होंने क्या किया, वो सब एक इनकी स्टोरी है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। China economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power। 1978 के बाद से जो चाइना की इकोनॉमी में जो राइज हुआ है, उससे क्या हुआ है, चाइना की इकोनॉमी की सक्सेस की वजह से ये एक राइज एज ए ग्रेट पावर, एक ग्रेट पावर में ये राइज होती गई है। चाइना हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसे कि मैंने कहा एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है सिंस द रिफॉर्म फर्स्ट बिगिन देयर। वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स आए थे जिसकी वजह से ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी बन गई है। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपने जो इकोनॉमिक मॉडल है, रिफॉर्म है, उसमें ऐड किया था। तो दैट इज द मेन रीज़न कि ये अभी इतनी लार्जेस्ट जो है इकोनॉमिक सक्सेस क्यों है वहाँ पे। Projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040, 2040 तक ये संभावना है कि यूएस को भी ये क्रॉस कर जाए, यूएस को ये ओवरटेक कर जाए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इनका मैन पावर, इनके रिसोर्सेज, इनकी इकोनॉमी सब जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 2040 तक यूएस को ये टक्कर दे दे। तो हमने देखा 1978 के बाद से इनकी जो इकोनॉमी में सक्सेस आया है, यहाँ पे काफ़ी सारे रिफॉर्म आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे इतनी बड़ी इकोनॉमिक सक्सेस है, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एक इंट्रो दिखेगा, ठीक है, चाइना के बारे में पूरा इंट्रो दिखेगा। तो टेक योर बुक्स एंड यहाँ पे मार्क करते जाओ जो इंट्रो वाला पोर्शन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द बेनिफिट्स, जो भी वहाँ पे हुआ उसके बेनिफिट्स क्या रहे। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम देखेंगे कि वहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रहा और उसके लिए जो है क्या नतीजे रहे, क्या कॉन्सिक्वेंस रहे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हमने 2040 तक पढ़ लिया कि यूएस को ओवरटेक कर जाएगा। उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है, जो लास्ट वाला आपका देखो, इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। तो अगर हम देखें इनकी इकोनॉमी
तो इट इज द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। जो ईस्ट एशिया में, ठीक है, ईस्ट एशिया समझ लो, ईस्ट एशिया मीन्स दैट साइड, अगर ये इंडिया है तो यहाँ की क्या है, ये ईस्ट एशिया है। एंड ईस्ट एशियन ग्रोथ की ड्राइवर इनको माना जाता है, मीन्स ईस्ट इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है इनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। देयर बाय गिविंग इट एनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स। अब आपको पता है कि पर्ल ऑफ स्ट्रिंग आपने सुना होगा। पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ये है कि चाइना ने अपने आसपास के पड़ोसियों को देख लो, उनको काफ़ी ज़्यादा उधार दिया है, या फिर उनकी चाइना की जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में है, इस एशिया के रीजन में है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बड़ा है। बिकॉज इनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इतना ग्रेट जो है, इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है ये। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विथ अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एड्स टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वे। तो ये होगा आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो यहाँ पे यही बताया गया, इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, उससे हम देख सकते हैं इनमें इनकी जो रीजनल इन्फ्लुएंस है इनके एशियन रीजन में, ईस्ट एशियन रीजन में कितना ज़्यादा है। एंड साथ में अगर हम देखें इनकी जो मतलब हम कह सकते हैं मैन पावर या फिर पीपल, इनके रिसोर्सेज, ओवरऑल जो लैंड मास है, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालती है। तो ये हो गया आपका सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। तो यहाँ से एक और पोर्शन शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, माओ आया था, आपको पता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, ये सब इनका वहाँ पे आया था। एंड उसके बाद से जो है इनकी इकोनॉमी किसमें चेंज हो गई, सोशलिज्म में चेंज हो गई। सोशलिज्म के अंदर क्या होता था, जो भी रिसोर्सेज होगी, जो भी इंडस्ट्री होगी, वो कौन कंट्रोल करने वाला है, स्टेट कंट्रोल करने वाला है, ताकि वहाँ पे इक्वालिटी बनी रहे। वहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा अमीर बनता जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा गरीब बनता जा रहा है। इनकी इकोनॉमी जो थी सारी जो है स्टेट कंट्रोल्ड थी। तो ये कब हुआ, जब वहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, तब ये सब इनमें चेंजेस आए। सो द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सेवर इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। इट हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। क्योंकि वहाँ पे रेवोल्यूशन आया था, तो वो चाह रहे थे कि कैपिटलिस्ट कंट्री से अपना जो है संबंध बनाए, ताकि उनकी इकोनॉमी और ग्रोथ हो। बट क्या कर सकते हैं, उनको अपने ही इकोनॉमी में वापस आना पड़ा, बिकॉज ये कुछ इनका नया सिस्टम आ गया था, दैट इज ऑफ सोशलिज्म। उसके बाद अगर हम देखें, द मॉडल वाज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम दी कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो पैसे आते हैं, उससे वो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री लगाए जो स्टेट कंट्रोल करे। एंड उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू दी लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मीन्स फॉरेन एक्सचेंज उनके पास इतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, डोमेस्टिक इम्पोर्ट कराना शुरू कर दिया। ये जो है अपने डोमेस्टिक मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गए। इसके नतीजे क्या निकले, इसके बेनिफिट्स क्या हुए, ठीक है। हमने यहाँ पे इंट्रो देख लिया। अब इंट्रो में हमने क्या क्या देखा, हमने लाइन वाइज देखा, कोई भी लाइन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने पहले देखा 1978 से इनकी इकोनॉमी बढ़ी, उसके बाद हमने देखा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 2040 तक यूएस को क्रॉस कर सकती है, ओवरटेक कर सकती है। उसके बाद हमने क्या देखा, दैट इज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था वहाँ पे, जिसकी वजह से वो कैपिटलिस्ट के साथ तो जाना चाहते थे, बट उनके पास कोई चारा नहीं था। वो क्या करने लगे, सोशलिज्म मॉडल वहाँ पे आया उसकी वजह से। एंड उसके बाद क्या होने लगा, उनकी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री होने लगी, जो कैसे चलती थी, जो एग्रीकल्चर से पैसे आते थे, एग्रीकल्चर से जो भी रेवेन्यू वगैरह आता था, उससे क्या था, स्टेट ओन्ड एग्रीकल्चर, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी। एंड ड्यू टू शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उनको अपने डोमेस्टिक इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ा। ये यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद इसके बेनिफिट्स देखो, तो वहाँ पे एक बेनिफिट्स का हेडिंग डालो एंड मार्क फर्स्ट पॉइंट, दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। तो इससे क्या हुआ, इससे इनको ये फायदा हुआ कि इन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप किया, एक बेस बनाया इंडस्ट्री का, ठीक है, एक फाउंडेशन मिला, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वाज assumed to all citizens and China moved ahead of most developing countries in education। so वहाँ पे जो है साथ में क्या मिलता था, सोशल वेलफेयर मिलता था, गवर्नमेंट की
तरफ से, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब में इनको सोशल वेलफेयर मिलता था, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी थी। उसके बाद ये सेकंड बेनिफिट हो गया। उसके बाद थर्ड बेनिफिट है द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू, रेट ऑफ 5 to 6% की इकोनॉमी ग्रोथ हुई थी, दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज एनुअल ग्रोथ ऑफ 2.3% इन पॉपुलेशन meant that economic growth was insufficient to meet the needs of the people। अब थर्ड पॉइंट के बाद यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, जो इनकी जो ग्रोथ हो रही थी, एनुअल ग्रोथ 5 to 6% थी, इससे क्या हो रहा था, ये इनसफिशिएंट था। इनसफिशिएंट मीन्स ये काफ़ी नहीं था उनके ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। इनका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, बट इनकी इकोनॉमी जो है उस रफ्तार से ग्रो नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे सोशलिज्म चल रहा था। इतना समझ आया? तो हमने 3 बेनिफिट्स देखे। इंडस्ट्रियल तो इनकी सेटअप हो गई, चलो सही है, 2 से 3% की इनकी ग्रोथ दिख रही थी, वेलफेयर स्कीम्स चल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, इतना सही है। पर जो इनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ था एनुअली 5 to 6%, इससे इनकी जो पॉपुलेशन है उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे आ गई इनकी दिक्कत। तो यहाँ से शुरू हुई इनकी दिक्कत। उसके बाद अगर हम आगे देखें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस ऑफ इंडस्ट्री। तो इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हो रहा था वो भी सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद अ सिमिलर क्राइसिस वाज आल्सो फेसिंग चाइना टू इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग फास्ट। अब यहाँ से देखो आ गई दिक्कत। सो बेनिफिट के बाद एक और पॉइंट ऐड करना, दैट इज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या आने लगी, उनकी जो भी एनुअल रेट आ रही थी, ग्रोथ रेट आ रही थी, वो कम थी, इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। उसके साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं था। थर्ड पॉइंट ये है कि वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके क्राइसिस आ गई थी, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो नहीं हो रहा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। साथ में यहाँ पे और एक प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो भी इकोनॉमी बढ़ रही है वो इनसफिशिएंट है। दिस इज द प्रॉब्लम। एंड इस वजह से क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। अब देखो क्या हुआ, उसके बाद जो पैराग्राफ है आपके पेज नंबर 59 में, द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन 1970 में यहाँ पे लिया गया। तो ये कब हुआ, 1970 में पॉलिसी डिसीजंस लिए गए। एंड चाइना एंडेड दिस पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन। एंड इन्होंने क्या किया, 1972 में डिसीजन लिया गया। 1972 में क्या हुआ, यूएस के साथ रिलेशन बनाने का इन्होंने सोचा। तो यूएस के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इन्होंने रिलेशन बनाए। इनके दिमाग में पहले से ही था कि यूएस के साथ करना है, बट ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन इन्होंने तब नहीं कर पाए। बट इनके यहाँ पे जब लॉस होने लगे, इन्होंने अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया। तो इनके जो प्रीमियर है चाओ एनलाई, इन्होंने 4 मॉडरेशन दिया, ये याद रखना, 4 मॉडरेशन दिया इन्होंने। एंड ये जो है इनका पिलर बना ऑफ ग्रोथ। 4 मॉडरेशन क्या क्या था, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज इंडस्ट्री, थर्ड इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इज मिलिट्री। क्या है, फर्स्ट इंडस्ट्री में ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर में ध्यान देना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान पे और टेक्नोलॉजी पे, एंड फोर्थ है मिलिट्री। मिलिट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 1973 में ये 4 मॉडरेशन लाया गया। 1972 में यूएस के साथ रिलेशन की बात की गई, 1973 में ये 4 मॉडरेशन प्रपोज किया गया। इनके अंदर क्या हुआ, 1978 में जो इनके डेंग जियोपिंग जो इनके लीडर थे, इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लाई। 1978 अगेन वन इम्पॉर्टेंट ईयर, 1978। अभी तक हमने 1970 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 8 में क्या हुआ, ओपन डोर पॉलिसी लाई गई एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। तो चाइना अलाउड दिस पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी, ओपन डोर पॉलिसी। उसके बाद शॉक थेरेपी पे ये नहीं गए, ठीक है, शॉक थेरेपी पे नहीं गए, बट ये धीरे धीरे अपना ग्रोथ कर रहे थे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982। अब 1978 के बाद 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद इंडस्ट्री, trade barriers eliminated in special economic zones where foreign investors could set up their enterprise। special economic zone बनाया गया जहाँ पे ट्रेड टैरिफ्स हटाया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके नतीजे क्या निकले, तो मैं एक बार और रिकैप कर देती हूँ मैंने अभी तक क्या क्या बोला। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, ये 1970 में ये डिसीजन लिया गया। 1972 में क्या हुआ, यूएस के साथ रिलेशन बनाने की बात की गई, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये जा रहे थे। तो इन्होंने फर्स्ट
क्या किया, 4 पिलर्स पे इन्होंने ध्यान दिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिलिट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद 1978 में इन्होंने क्या किया, इनके जो ओपन डोर पॉलिसी है वो लाया गया, डेंग जियाओपिंग। उसके बाद 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया जहाँ पे ट्रेड टैरिफ्स माफ कर दे, मतलब ट्रेड टैरिफ्स हटाया जाता था, वहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये था इनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्होंने फॉरेन ट्रेड को अपनाया था, ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था। सो इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद ना इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला था। तो जो स्टैग्नेशन में ये चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किया, अब इनको फेस नहीं करना पड़ रहा था। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, मीन्स उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है, उसमें देखो इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, मीन्स क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसके बाद पर्सनल सेविंग जो थी वो बढ़ गई है। उसके बाद चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडेड बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट द फास्टेस्ट रेट। फिर फॉरेन ट्रेड बढ़ा बिकॉज इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है बना दिया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उनका बढ़ गया, ठीक है। तो दैट इज दी कंसिक्वेंस, हम कह सकते हैं क्या क्या हुआ। उनकी जो सारी जो डेवलपमेंट, जो भी ग्रोथ है वो जो स्टैग्नेट हो गई थी, रुक गई थी, वो दोबारा आने लगी। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन रिजर्व में, सब चीज़ों में इनका जो है ग्रोथ हुआ। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब इनको एक्सेस मिला तो अब इनको और ज़्यादा मदद मिला, बिकॉज ये अपने मार्केट्स को और ज़्यादा बाहरी सबसे फैला पाए, ठीक है। मीन्स जितने भी कंट्रीज थे उनके साथ और ज़्यादा ट्रेड रिलेशन बनाने में इनको मदद मिली। दैट इज ऑल अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द कंसिक्वेंस। इतना समझ आया, इतना जो है आपको अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ देखो, व्हाइल द चाइनीज इकोनॉमी इज इम्प्रूव्ड बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स भी आए थे उसके साथ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स, उनको जॉब नहीं मिल रही थी। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर बैड एज इन यूरोप, सो जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ गई थी, वर्किंग कंडीशन वेमेंस के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा था। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्या हुआ था, इस वजह से चाइना की इकोनॉमी इतनी बढ़ती जा रही थी, इस वजह से कहीं ना कहीं जो है चाइना की एक पावर, चाइना की इन्फ्लुएंस पड़ी लोगों में, कंट्रीज में, चाइना से अब सब डरने लग गए थे, तो जो भी प्रॉब्लम था सुलझा लिया गया। सो दैट इज ऑल अबाउट चाइना, इनकी इकोनॉमी। अगर हम अभी इनका पॉपुलेशन देखें 2020 में, सो आई थिंक 143 करोड़ समथिंग ऐसा है। तो ये है चाइना की पॉपुलेशन जो कि नंबर 1 पे है। इनकी अगर हम आपकी इकोनॉमी देख लो तो 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर इनकी इकोनॉमी है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी कंपेयर करें इनके साथ तो आप देख सकते हो चाइना कितना बड़ा इकोनॉमिक पावर है। सो दैट इज ऑल अबाउट द चाइना। हमने इसकी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से देखा, इनकी फॉरेन पॉलिसी को देखा, इनकी मैंने आपको बताया इनकी पॉपुलेशन के बारे में, इनकी इकोनॉमिक अभी कैसी चल रही है, इनकी स्ट्रैटेजिक पावर तो अच्छी है। तो आपको क्या करना है, जो स्ट्रैटेजिक पावर है, जो पॉपुलेशन है एंड चाइना की इकोनॉमी, और मतलब इनकी इकोनॉमी की पॉजिटिव थिंग्स कौन सी थी, वो उस पर तो आप थोड़ा सा जो है डिटेल एनालिसिस करो, नेट से अगर कोई मटेरियल वगैरह है इसको अच्छे से पढ़ो एंड ये सोचो कि अगर चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी हो सकती है, बावजूद कि ये कॉलोनाइज्ड कंट्री थी पहले, तो इंडिया की क्यों नहीं हो सकती, एंड इंडिया में ऐसा क्या क्या किया जाए कि इंडिया में भी इनकी जैसे ग्रोथ हो, इसको थोड़ा सा सोचो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो 21st सेंचुरी में इसे हम कह सकते हैं राइज ऑफ इंडिया इन मल्टी डायमेंशनल वे। हम देख सकते हैं वर्ल्ड में पावर्स तो राइज हो रहे हैं, साथ में इंडिया की भी राइज हो रही है मल्टी डायमेंशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी, स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉपुलेशन, सब चीज़ों में इंडिया की बढ़ोतरी हो रही है एंड बाकी जो एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स थे। सो इंडिया इज अ मल्टी डायमेंशनल वे एंड इसको हम मल्टी डायमेंशनल वे में ही पढ़ने वाले हैं। तो 135 करोड़ प्लस पॉपुलेशन इन 2018, तो 135 करोड़ से भी ज़्यादा जनता है। अगर हम 2018 में अभी की बात करें तो आई थिंक 138 करोड़ समथिंग है। तो आप देख लेना, अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे अभी कितना पॉपुलेशन है आप चेक कर सकते हो। तो इन्होंने जो इकोनॉमी है टारगेट रखी थी $5 ट्रिलियन का, बट फिलहाल अभी तो $3 ट्रिलियन ही है एंड इंडिया हैज़ अ ह्यूज मार्केट एंड उसके
उसके साथ 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा जो इंडिया से बाहर कहीं और जगह पे रहते हैं, ठीक है, इंडिया के हैं बट कहीं जैसे कनाडा में चले गए फॉर जॉब पर्पस या फिर वहाँ पे ही रहते हैं या फिर किसी और कंट्री में चले गए, तो हम देख सकते हैं 200 मिलियन से भी ज़्यादा जो है इंडियन डायस्पोरा है इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मिलिट्री ऑफ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, तो अगर हम मिलिट्री को देखें तो 2020 में अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडिया हैज़ द 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। अगर हम 2018-19 में देखें तो 5th लार्जेस्ट थी या फिर 5th-6th नंबर पे थी, बट अभी जो है 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है इंडिया के पास। एंड अगर हम देखें काफ़ी सारे अभी जो न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जैसे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंडिया को और ज़्यादा एम्पावर कर रही है। हमने रिसेंटली देखा है इंडिया ने जो है मालदीव्स के साथ रिलेशन बनाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जब नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो पहले वो मालदीव्स में गए थे, ठीक है, एंड काफ़ी अच्छा रिलेशन है मालदीव्स के साथ हमारा। उसके बाद $8 मिलियन भी जो है उनको दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो है न्यूज़ में था कि EU के साथ भी कनेक्शन है, जो एटॉमिक को लेकर, न्यूक्लियर को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर जो है हम कह सकते हैं कॉपरेशन बना रही है। तो इंडिया जो है अभी एक मल्टी डायमेंशनल वे में ग्रो कर रही है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें, स्ट्रैटेजिक हमने देख लिया, 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री हमारे पास है, इकोनॉमी जो है $5 ट्रिलियन को जो है एम कर रही है, टारगेट है। उसके बाद ह्यूज मार्केट है यहाँ पे, हमारे पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स भी है, हमारे पास पॉपुलेशन अगर हम देख ले 135-138 करोड़ से भी ऊपर है, एंड एक मल्टी डायमेंशन वे में जो है इंडिया राइज कर रही है एज अ पावर। तो इंडिया के बारे में अगर और पढ़ना है तो 2-3 टॉपिक्स जो है, जो रिसेंट इंडिया का जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इंडिया का बाकी कंट्री के साथ, वो आप पढ़ सकते हैं। मालदीव्स के साथ, EU के साथ कौन सा क्या इनका चल रहा है, US के साथ क्या रिलेशन है, इनके अपने जो कंट्रीज है आसियान के साथ या फिर सार्क के साथ क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आप इसमें काफ़ी मतलब मल्टी डायमेंशन वे में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितना लिख सकते हो उतना बहुत अच्छा है। स्किल इंडिया के बारे में, डिजिटल इंडिया के बारे में, बाकी और जो स्कीम्स चल रहे हैं इनके बारे में आप इंडिया के इस टॉपिक में डाल सकते हो। इसके बाद देखते हैं रशिया को। तो रशिया की बात करें तो हमने देखा था USSR के टाइम पे कि रशिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। कहने को ही वो जो है USSR था, USSR में छोटे छोटे कंट्रीज थे, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें हैं वहीं से कंट्रोल होती थी। तो रशिया की बात करें, रशिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ से अभी ज़्यादा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप। तो अगर हम यूरोप नेशंस की बात करें उसमें जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इनकी है। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो 11th जो है इनकी GDP है, रैंक 11th पे है इन टर्म्स ऑफ GDP, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, प्रोडक्शन होता है, उनकी अगर एक प्राइस निकाला जाए, एक एवरेज निकाला जाए, तो हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जिसमें वो 11th प्लेस पे है रशिया। उसके बाद लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉर्मर USSR, हमें पता है एक लार्जेस्ट पार्ट है जो USSR था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसमें एक लार्जेस्ट पार्ट था। एंड रशिया इमर्ज एज द सक्सेसर आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। हमने देखा था रशिया ने सारे जो है न्यूक्लियर डील वगैरह साइन किए थे, एंड रशिया ने जो है सब कुछ, इन्होंने ट्रीटी वगैरह रशिया ने साइन किया। बिकॉज USSR के डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया इमर्ज एज अ सक्सेसर। उसके बाद इट हैज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, गैस। हमें पता है मिनरल्स जो है, नेचुरल रिसोर्स, गैस वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। आप इन चीज़ों को जो है, टॉपिक्स को जो है और डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विथ ह्यूज स्टॉक्स ऑफ वेपन्स। हमें पता है रशिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी रशिया एक परमानेंट मेंबर है। तो रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, जिसको हम P5 कहते हैं, जिसमें 5 नेशंस हैं, US, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। तो UNSC का ये एक परमानेंट मेंबर है। एंड साथ में यहाँ पे जो हम देख सकते हैं GDP के मामले में, स्ट्रैटेजी के मामले में, स्ट्रैटेजिक इन द सेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स तो इनके पास है, UNSC का परमानेंट मेंबर है। ये हो गया स्ट्रैटेजी। इकोनॉमी देखें तो इनकी इकोनॉमी जो है 5th लार्जेस्ट इन यूरोप एंड 11th इन टर्म्स ऑफ GDP इन द वर्ल्ड। एंड इसके साथ अगर हम इनके नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह देखें तो गैस एज वेल एज हम देख सकते हैं यहाँ पे मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, ये सब वहाँ पे
ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए रशिया इज़ ऑल्सो एमर्जिंग एज अ वर्ल्ड पावर। उसके बाद अगर हम इसराइल की बात करें तो 21st सेंचुरी में इसराइल भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन के रूप में जो है हम देख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मार्केट में, डिफेंस में, इंटेलिजेंस में, इकोनॉमी में, सब जगह पे जो है ये मल्टी डायमेंशनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इनकी मार्केट देखें, इनकी मार्केट फ्री मार्केट है एंड साथ में नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ पे ज़्यादा है। तो प्राइमरीली वहाँ पे जो है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, तो वहाँ की इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ के डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी जो है रिसेंटली था। तो डिफेंस, मार्केट, इकोनॉमी जो होना चाहिए एक नेशन में, इन सब ने ये धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें डिफेंस पावर से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये सब कुछ हो रहा है। इजराइल जो है वेस्ट एशिया का पार्ट है, ये एक ज्यूइश ज़ायोनिस्ट नेशन है। यहाँ पे ज्यूइश एंड ज़ायोनिस्ट रहते हैं, ज़ोरास्ट्रियंस वगैरह को ज़ायोनिस्ट बोलते हैं। ज्यूइश एंड ज़ायोनिस्ट नेशन है ये, एंड its main policy is sustaining against adversity। एडवर्सिटी क्या, जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, समस्याएं जो होती है, उनको सस्टेन करना, उनके अगेंस्ट जो है सस्टेन करना, यही उनका एम है। ये एक ज्यूइश ज़ायोनिस्ट नेशन है। कहने को तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आते हैं, बट इनकी मेन पॉलिटिक्स जो है एक्चुअली वहाँ पे चलती है वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स, इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हावी है। सो अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स वहाँ पे ज़्यादा चलता है। ये एक वेस्ट एशिया के ये पार्ट है, एंड वहाँ पे वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स अरब डोमिनेटेड है वहाँ पे ज़्यादा। इट रैंक्स 22 इन यूएन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 22 के रैंकिंग में है। तो अगर हम इसराइल की पूरी बात करें तो शुरुआत से देखते हैं इनकी डिफेंस, इकोनॉमी, मार्केट, प्राइमरीली जो है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिफेंस, प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये ओवरऑल चीज से हमें ये पता चलता है कि ये जो कंट्री है ये भी डेवलप हो रही है। ये भी हम देख सकते हैं एमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन। इसके साथ में ये एक ज्यूइश ज़ायोनिस्ट नेशन है। इन पे जो है अरब डोमिनेटेड पॉलिटिक्स चलती है ऑफ वेस्ट एशिया की, एंड 22 के रैंक में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, इजराइल, रशिया, इंडिया एंड चाइना, दे ऑल आर एमर्जिंग एज न्यू सेंटर ऑफ पावर पैरेलली यूएस। तो अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस पहले हम देख सकते हैं वर्ल्ड पे एक यूनिपोलर है, बट अभी अगर हम देखें तो धीरे धीरे मल्टीपोलर भी नजर आएगा, क्योंकि हमने ईयू को देखा, आसियान देखा, सार्क देखा, ब्रिक्स देखे एंड 4 नेशंस को देखा, इजराइल, चाइना, रशिया एंड इंडिया। तो अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में यूएस की कंपटीशन में काफ़ी सारे नेशंस एंड यूनियंस हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इससे रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो इंटरनेट से, इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड ये वीडियो कैसे लगा बताओ, कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंड ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ना मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, stay tuned. Bye bye.